तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन को आप देखिए। राइट एक्सप्रोक्सीमेटली इन 150 वर्ड्स ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं और आपको देखना है क्या ये क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। आपने जो अभी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का पार्ट पढ़ा है उसके बाद भी क्या ये क्वेश्चन आपका हो पा रहा है। क्रिटिकली एग्जामिन द इंपैक्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट ऑन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के निर्माण में राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रभाव की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। दूसरा कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तीसरा क्वेश्चन, इसको जो कांग्रेस ने बनाया था वो सही नहीं था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, जो संविधान सभा है, वो असलियत में कोई सभा वभा है नहीं, वो तो हिंदुओं की सभा है, वो पूरे भारत को रिफ्लेक्ट नहीं करती। तो आज का जो हमारा चैप्टर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारत जब आजाद हुआ तो उन्होंने कैसा संविधान बनाया। इससे प्रीलिम्स से निकलने वाले सवाल, मेन से निकलने वाले सवाल, जो कि और क्लासों में आपको नहीं मिलते हैं, और आपको एक एज देंगे पॉलिटी में जो 15 से 17 सवाल, जब आप यूपीएससी एग्जाम हॉल में बैठेंगे और वहां आपको फटाफट वो दिखाई देंगे। वही हमारी कोशिश है कि मेंस और पीटी की तैयारी आपकी एक साथ हो जाए। ये पूरा कोर्स बहुत ही अफोर्डेबल फीस पे हमारे ऐप पे अवेलेबल है, जिसमें जीएस में पॉलिटी का प्री और प्री के साथ मेंस का कोर्स भी अवेलेबल है। सो आइए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और मैं डायरेक्टर हूं रजनीश आईएएस एकेडमी का। बहुत सारे टॉपर्स हमने दिए हैं, हर साल टॉपर्स निकलते हैं। आप भी अगर जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 4, पॉलिटिकल साइंस एक्सपीरी देख रहे हैं तो आपकी पीटी मेंस की तैयारी में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये हमारे कुछ बच्चे हैं जिनके एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं अन अकेडमी पर। हमारा टॉप एजुकेटर है। इसके अलावा करोल बाग मुखर्जी नगर में भी हमने पढ़ाया है। ये पूरा का पूरा कोर्स हमारे ऐप पे अवेलेबल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फीस 2000 रुपए में प्रीलिम्स और मेंस दोनों को अभी हम दे रहे हैं। आइए तो शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। चैप्टर कौन सा है आपका? आपका चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुई, उसमें क्या क्या चीजें उसमें शामिल थी, उसी चैप्टर को आज हम देखेंगे। और साथ में ये 3 सवाल भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, इस दुनिया में पहला बार राजा को हटाया गया इंग्लैंड में 1868। और जो वहां की कैपिटलिस्ट लोग थे उन्होंने पूरी पावर कैप्चर कर ली। उसके बाद पार्लियामेंट वहां बना ली। लेकिन ट्रू डेमोक्रेसी आई सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट में 1787। इन फिगरों को आप याद रखिएगा जब आप एसए देने जाएंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे। ये डेट्स आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन कब आया। 1888। यूनाइटेड स्टेट में कब इंडिपेंडेंस पाई, तो 1787। उसके बाद फ्रांस कितने साल बाद, 4 साल बाद 1791। फिर कनाडा और फिर इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी, संवैधानिक सभा बनी। और इस संवैधानिक सभा ने क्या कहा? इस संवैधानिक सभा ने यह कहा कि हम देश को बनाएंगे। और
सबसे पहली तो बात यह होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनता ही क्यों है ना? वाई देर इज अ नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भाई पहले तो ये देखो स्टेट क्या होता है, जिसको आप राज्य बोलते हैं। तो जहां ये चार एलिमेंट हो उसको स्टेट कहते हैं। जहां पर लोग हों और लोगों के पास कुछ टेरिटरी हो, तो राज्य पॉपुलेशन, टेरिटरी मतलब उनका कोई लैंड बैंक, लैंड हो उनके पास, कोई क्षेत्रफल हो, फिर वहां पर वो आजाद हो। सोरेनिटी, सोरेनिटी का मतलब होता है इंडिपेंडेंस, जो अपने निर्णय लेने में सुप्रीम हो, जैसे घर के अंदर माता और पिता होते हैं, और वहां कोई सरकार हो जो वहां एडमिनिस्ट्रेशन करे। तो जहां ये चार एलिमेंट पाए जाते हैं उसको कहा जाता है स्टेट। अब स्टेट बनाता कौन है? स्टेट बनाता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मिलकर आती है एक टेरिटरी पर, और वो कहती है कि हम सोवरेन हैं, हम आजाद हैं, और हम देश चलाने के लिए गवर्नमेंट बनाएंगे। तो गवर्नमेंट बनाने के लिए या देश चलाने के लिए सबसे पहले सभी लोगों को कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है। दे नीड टू मेक लॉज। क्या बनाने की जरूरत पड़ती है बेटा? लॉज बनाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भांति भांति के लोग एक साथ कैसे रहेंगे, उनके आपस में इंटरेस्ट कैसे सर्व होंगे। तो कुछ लॉ बना देते हैं कि हम सब इसको मानेंगे, और आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं। उसी एग्रीमेंट को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। और जो सबसे पहले लॉज बनते हैं, सुप्रीम लॉज बनते हैं, सबसे ऊपर के लॉज बनते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी फिर बाद में भी लॉ बनते रहते हैं, पर सबसे पहले देश बनते टाइम जो सबसे पहले लॉज बनती हैं, जनता बनाती है। खुद बनाए, डायरेक्टली बनाए? डायरेक्टली तो कैसे बनाएगी, जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है। तो कुछ अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन देती है कि आप पढ़े लिखे लोग हो, आप बना दो हमारे बिहाफ में। तो डायरेक्ट जनता बनाती है? नहीं, क्योंकि जनता तो अनपढ़ भी है, कम पढ़ी लिखी है। तो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इनडायरेक्ट रूप में बनाती है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मिलकर आते हैं और क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और वो बेसिक शर्त है किसी देश को आगे चलने की, वरना तो कुछ ही लोग क्या कर लेंगे, कुछ ही लोग सारी ताकत उनके हाथ में आ जाएगी। ताकत का मतलब रिसोर्सेज उसके हाथ में आ जाएंगे, नौकरियां उनके हाथ में आ जाएंगी। रिसोर्सेज उनके हाथ में, नौकरियां उनके हाथ में, तो दूसरे को दबा देंगे। तो इसीलिए माइनॉरिटी को दबाया जा सकता है, रिलीजियस रूप से वो आगे बढ़ सकते हैं। तो वो पहला काम क्या करते हैं? पहला काम करते हैं कि जितने भी लोग हैं जो उस देश के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो एक एग्रीमेंट में आते हैं, और उस एग्रीमेंट को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कोई लोग होने चाहिए, ये पहली शर्त है। तो अंग्रेजों ने भी ये कहा, भाई अपना ऐसा संविधान बना लो जिसपे आप क्या हो, सहमत हो। तुम्हारे यहां ट्राइबल लोग भी रहते हैं भारत में, यहां नॉर्थ ईस्ट से डिमांड थी कि आप, हम अलग होना चाहते हैं। साउथ के अंदर द्रविड़ कल्चर अलग था, देयर वाज अ द्रविड़ कल्चर। आपने देखा प्रिंसली स्टेट थे बीच बीच में, राजसी रियासतें। भारत में भी प्लुरैलिटी काफी थी, डाइवर्सिटी काफी थी। तो कैसे देश एक साथ चलेगा? अंग्रेज जा तो रहे थे, पर उन्हें यह खतरा था, पाकिस्तान बढ़ ही रहा था, कि एक साथ कैसे रहेंगे। तो इन्होंने कहा आप ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लो जिसमें सब एग्री करते हो, तभी हम जाएंगे, तभी हम आपको इंडिपेंडेंस देंगे, नहीं तो आपका देश बिखर जाएगा। और उन्हें, उनका यही मानना था अंग्रेजों का कि हम थे तो सब कुछ चल रहा था, हम चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये बर्बाद हो जाएंगे। और यही वो चाहते थे। पर भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लिए उन्होंने कहा, भारत तो चाह ही रहा था हमें आजाद करो, आजाद करो, हम संविधान बनाना भी जानते हैं, हम देश चलाना भी जानते हैं। और इसी
चैप्टर को आज हमें करना है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर लक्ष्मीकांत का देखोगे तो ये चैप्टर नंबर 2 है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2। तो हमने पहली बार कब डिमांड रखी कि हमें आजादी दो, हम अपने कानून खुद बना लेंगे? तो भारत में पहली बार डिमांड 1934 में ही कर दी गई थी। एम एन रॉय। एम एन रॉय कौन थे? एक मार्क्सिस्ट आदमी थे जो गरीबों के रूप में को आगे बढ़ाना चाहते थे। आगे जाके इन्होंने क्या किया? इन्होंने रेडिकल ह्यूमनिज्म को अपनाया, वो हम देखेंगे। पर एम एन रॉय जो गरीबों के मसीहा के रूप में आए थे, कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े थे, रशियन रेवोल्यूशन में भी शामिल थे, इन्होंने कहा देश को आजादी दो। इनके बाद 1935 में इंडियन नेशनल ये प्रीलिम्स का सवाल है। कोई भी एग्जाम देने जाओगे तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि ये बताओ कि सबसे पहले किसने बोला था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, भारत का अपना संविधान होना चाहिए? तो आपको नाम याद रखना है, एम एन रॉय। फिर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इंडियन नेशनल गवर्नमेंट ने भी क्या रख दी? डिमांड रख दी कि हाँ हम देश बनाएंगे, हम खुद चलाएंगे। मैं एम एन रॉय को आपको दिखा देता हूं। एम एन रॉय कौन थे? बहुत ही बड़े आदमी थे बेटा। इनकी कई कहानियां हैं, इनके इनकी एक फिलॉसफी भी है, रेडिकल ह्यूमनिज्म, जिस पर काफी क्वेश्चन पूछते हैं। ये गरीबों के बारे में, सोशलिज्म से प्रभावित व्यक्ति हैं ये, जो गरीबों के बारे में, मजदूरों के बारे में, किसानों के बारे में शुरुआत में सोचते थे और वायलेंट वेज से भी, जैसा चाइना में क्रांति हुई, रशिया में क्रांति हुई, वैसी क्रांति इंडिया में आए। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, इन्होंने इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी भी बनाई। फिर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा होना चाहिए। 38 में जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा कि बनाओ भाई, हमारी एक असेंबली बनाओ, हमारे एक संगठन बनाओ जो संविधान बनाएगी, जो चुनी जाएगी हमारी ही जनता के द्वारा। उसके बाद 1940 में डिमांड हुई। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया तो अंग्रेजों को लगा कि ये हमें इंडियन की जरूरत है, सोल्जर चाहिए, यहां से हमें रिसोर्सेस चाहिए। तो भारत ने कहा अच्छा तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेना, हम इजाजत देंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर रुक जाने दो। तो 1939 में पहली बार अंग्रेजों ने इनको एक ऑफर दिया, जिसको कहा जाता है ऑगस्ट ऑफर, कि तुम हम मान रहे। पहले यहां तो मान ही नहीं रहे थे, ना 34 में माने, ना 35 में ना माने, ना 34 में माने, ना 38 में माने। किस में माने? 40 में पहली बार माना। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल ही रहा था और हम मदद नहीं दे रहे थे, हिटलर पीट रहा था इनको, ब्रिटिशरों को, तो पहली बार इन्होंने क्रिप्स मिशन को भेजा कि जाओ भाई इनको बोल दो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हम बनाएंगे, जब सही समय आएगा तो आजादी के बारे में भी सोचेंगे। अब यही मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान की डिमांड कर रही थी, मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने कहा नहीं भाई, आप एक पहले भारत को बांटो, तब क्या करना, तब संविधान बनाना, पाकिस्तान का संविधान अलग बनेगा और बाकी जगह का अलग बनेगा। पहले इंडिपेंडेंस दो और अलग अलग दो असेंबली बनाओ, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान को बनाने वाली संस्था। क्या करो, दो असेंबली आप बनाइए। क्रिस मिशन ने मना कर दिया इसको। और फिर क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ भारत में। हमने, गांधी जी ने कहा इनको भगाना ही पड़ेगा, ये मानेंगे नहीं। क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है। और फिर इन्होंने कहा हमें तो जाना ही है अब। और कैबिनेट मिशन आया और इन्होंने कहा कि हाँ भाई, तुम बना लो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो 46 के
एक्ट से 1946 कैबिनेट मिशन, इसके थ्रू हमारे यहां क्या बना था बेटा? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी थी। कैसी बनी थी? इनडायरेक्ट बनी थी। जनता ने, उस समय की जनता ने इनको डायरेक्टली वोट नहीं दिया था। इसमें राजसी रियासतों के भी लोग आए थे, प्रिंसली स्टेट, वो नॉमिनेटेड थे। नॉमिनेटेड का मतलब ऐसे ही भेज दिए गए। वो क्या थे? वो नॉमिनेटेड थे। कांग्रेस की मेजॉरिटी थी यहां पर, क्योंकि कांग्रेस ही उस समय ऐसी पार्टी थी जो सब चीजों को देख रही थी। और कैबिनेट मिशन के प्लान पे, ये प्रीलिम्स का सवाल है बेटा, कि किसके पे आधार पर हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी, तो उसका नाम आपको याद रखना है, कैबिनेट मिशन प्लान। इसके आधार पर हमने क्या बनाई? संवैधानिक संस्था बनाई। और सबसे पहले अंग्रेजों ने ऑफर कब माना? अगस्त ऑफर। सबसे पहले किसने दिया? एम एन रॉय। इनको आपको याद रखना है। अब बन तो गई हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। इसके अंदर इलेक्टेड लोग भी थे और नॉमिनेटेड भी लोग थे। अब इलेक्टेड लोग कौन थे? जो 10 लाख लोग थे, उनमें से एक मेंबर इस असेंबली में बैठा बैठा था। यानी एक, ये मान के चलो, एक कमरे में कुछ लोगों को बैठा दिया। वो लोग जो अपने लोकल क्षेत्रों में जीते हुए थे, उन्हीं को यहां पर बिता दिया। अलग से कुछ नहीं हुआ। जो अलग से लोग जीते हुए थे अपने क्षेत्रों में, अपने स्टेटों में, उन्हीं को बोल दिया गया कि आप यहां आकर बैठ जाइए। तो पार्शली इलेक्टेड थी, पर डायरेक्टली जनता ने इसके लिए वोट नहीं किया था। जनता ने तो उन्हें अपने स्टेट्स में चुना था, और उसमें 10 लाख आबादी पर, पॉपुलेशन पर एक आदमी यहां भेज दिया गया। तो पार्शली इलेक्टेड, नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, और पार्शली नॉमिनेटेड। ये जो राजसी रियासतें आपने देखी, आपने राजसी रियासतों के बारे में, प्रिंसली स्टेट के बारे में काफी कुछ पढ़ा था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो प्रिंसली स्टेट जो थे, इनको भी बोला गया था या तो आप इंडिया के साथ रहो, या क्या करो, पाकिस्तान के साथ जाओ, नहीं तो अपना खुद क्या कर लो, खुद जो आपका मन में आए वो करो, अलग भी रह सकते हो। तो इनका तो शुरुआत में मन कर ही नहीं रहा था। ये तो इस चक्कर में थे कि हम अपना देश अलग बना लेंगे। ये जैसे हैदराबाद, राजपुताना, काठियावाड़, इम्फाल, मैसूर, ये सब राजा थे। ये तो ऐसी छोटी मोटी 550 से ज्यादा रियासतें थी प्रिंसली स्टेट से, जो जुड़ना नहीं चाह रहे थे। तो इनको बोला तुम अपना बंदा ऐसे ही भेज दो, जो तुम्हारे राजा का बंदा हो उसी को भेज दो इस असेंबली में। पूरे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाने के लिए जो ये असेंबली बैठी है, इसमें शामिल तो हो जाओ। तो इनको बोला तुम बंदा भेज दो, तुम्हें इलेक्शन की जरूरत नहीं है। तो ये संस्था जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी थी, ये पार्शली नॉमिनेटेड थी। प्रिंसली स्टेट के लोग यहां ऐसे आके बैठ गए थे, और पार्टली इलेक्टेड थी। कितनी स्ट्रेंथ थी? 389, 296 जो भाग ब्रिटिशर का था, और 93 जो प्रिंसली स्टेट का था। सीट एलोकेशन कितने पे हुआ था? कि 10 लाख लोगों पर एक आदमी आएगा। तो भारत की आबादी उस समय भी कितनी थी बेटा? लगभग काफी करोड़ों में जनसंख्या थी। अब एग्जैक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। मेथड ऑफ इलेक्शन, तो कैसे आए थे? इलेक्टेड फ्रॉम द लेजिस्लेटिव असेंबली बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ऑफ ट्रांसफरेबल वोट। तो मान लो जैसे पंजाब से एक बंदा भेजना है हमें, तो क्या हुआ? पंजाब के अंदर जितने भी उस समय एमएलए हैं या एमपी हैं, जो भी हैं, वो आपस में, यहाँ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो एमएलए हैं। एमएलओ में ने आपस में ही कुछ बंदे कड़े इकट्ठे कर दिए, और ये जो बाकी एमएलए हैं, इन्होंने वोट कर दिया, जैसे अभी राज्यसभा का वोट होता है। और वो बंदा इस
असेंबली में आ गया। तो क्या जनता ने डायरेक्टली चुना? नहीं, जो इनकी अपनी प्रोविंशियल असेंबली थी, इसी में से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट देकर ये इस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में बैठ गए। क्या बात समझ में आई कि कैसे हुआ? स्टेट के अंदर जो प्रोविंशियल के अंदर एमएलए थे, जो जनता के द्वारा डायरेक्टली चुन के आए थे, उन्होंने इनको चुना। तो जनता ने क्या डायरेक्टली चुना? नहीं, जनता के रिप्रेजेंटेशन में से ही कोई लोग आए और आपस में इन लोगों ने कर लिया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। महात्मा गांधी इस असेंबली में नहीं आए, क्योंकि वो तो किसी भी पार्टी से भी बड़े नेता थे, इसीलिए उनको राष्ट्रपिता भी कहा गया, फादर ऑफ द नेशन। उन्होंने कहा तुम बना लो, तुम्हें जो बनाना है। अब आओ, तो संविधान कैसा बनेगा, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो सबसे पहले मन में कुछ सोच होगी ना, मन में कोई सोच होगी कि हमें क्या बनाना है। जैसे माता जी और पिताजी क्या बनाते हैं? माता जी सोचती हैं आज खाने में क्या बनाऊं, तो उनकी सोच रहती है, फिर वो उसी हिसाब से काम करते हैं। तो हमें देश कैसा बनाना है? जैसे घर का कोई डिजाइन बनाता है, तो फैमिली के अंदर क्या रहता है? कुछ सोच रहती है कि हमारे यहाँ एक किचन चाहिए होगा, हमारे घर का नाम ये होगा, हम ये चीज रखेंगे। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाएंगे? बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन बन चुके थे इस दुनिया में। तो भारत ने भी, कांग्रेस ने भी टाइम टाइम पर काफी बातें बोली थी कि जब भारत आजाद होगा तो हम ऐसा देश बनाना चाहेंगे। तो उसी की आउटलाइन, उसी का एसेंस रखा गया, जिसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? कि हम वो आउटलाइन तैयार कर रहे हैं, वो एसेंस लिख रहे हैं, वो सार लिख रहे हैं, जिसके हिसाब से हम कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे। एसेंस, फिलॉसफी, उसी के ऊपर पूरे के पूरे 394 आर्टिकल्स लिखे गए, शेड्यूल लिखे गए, पार्ट्स लिखे गए। उसी बेसिक आउटलाइन के को कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और जो बाद में जाके क्या बना? बाद में जाके यही भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल भी बन गया, प्रस्तावना भी बन गई। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नेहरू साहब ने रखा। बोला ये जो 2 साल 11 महीने 18 दिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली काम करना चाहती है, वो इस पर करेगी, इन पॉइंटों पर काम करेगी। किस पर काम करेगी? इस पर मेंस का सवाल है, इसको देखिए। यह आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत जो आपकी तैयारी करा रहे हैं वो आधी और अधूरी है। जो आप YouTube पर देखते हैं वन शॉट क्लास, पूरी लक्ष्मीकांत की समरी और सारे MCQ सॉल्व करो, बहुत सुंदर पढ़ा रहे हैं वो लोग, अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो कंप्लीट नहीं। भाई आप जानने से क्या होगा? मेंस वहां लिखना पड़ता है, 120 सवाल वहां लिखने पड़ते हैं। फैक्ट को रखने से कुछ नहीं होता, फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट, आंसर राइटिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये उन क्लासों में नहीं है। वो तो क्या है, एक जरिया है लोगों की शुरुआत को आगे बढ़ाने का, जिसके लिए क्लासेस चलती हैं। क्या उनमें कोई रियलिटी है? तो नए बच्चे के लिए तो थोड़ा मुश्किल है। तो मेंस का आंसर देखते हैं। अप्रोक्सीमेटली 150 वर्ड में लिखना है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कि वहां क्या वो रखना चाहते थे। द रेजोल्यूशन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वॉज टू डिक्लेयर इंडिया इनटू अ इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक, कि भारत आजाद है, भारत रिपब्लिक है हमारा। आगे जाके आप पढ़ोगे कोई राजा रानी नहीं होगा। एंड अल्टीमेट पावर वुड रिजाइड विद पीपल, लोग ताकतवर होंगे, और हमारे प्रियम्बल में भी ये लिखा है। इट ऑल्सो लेड डाउन
द प्रिंसिपल ऑफ प्रोमिसिंग टू सिक्योर ऑल सिटीजन फंडामेंटल राइट्स। आशा करता हूं कि ये आपको दिख रहा होगा कि सबको क्या मिलेगा, फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव एंड फेथ। तो लोगों को लिबर्टी भी मिलेगी, इक्वालिटी भी मिलेगी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इट ऑल्सो प्लेज टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ अ फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब केंद्र में भी सरकार होगी और राज्य में भी सरकार होगी। फेडरलिज्म कई बार बताया है, शक्तियों का बंटवारा, विद द स्टेट रिटेनिंग रेजिडुअल पावर एंड guaranteed the integrity of the nation, territory and its sovereign right of land, sea and air। तो भारत के अधिकार होंगे। अ क्रूशियल एक्सपेक्ट ऑफ रेजोल्यूशन वाज इट्स कमिटमेंट टू सोशल जस्टिस। ये समाजवादी प्रभाव आ रहा है, रशियन रेवोल्यूशन, चाइनीज रेवोल्यूशन, और जो मजदूरों की, किसानों की इकोनॉमिक इनइक्वालिटी काफी बढ़ चुकी थी, गरीबी बढ़ रही थी। इट एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडेड एडुकेट सेफ गार्ड फॉर माइनॉरिटी, माइनॉरिटी को बचाएंगे। अब पाकिस्तान तो अलग हो रहा था, लेकिन हमने, और अलग हो भी चुका था जब पहली बैठक हुई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की, तो हमने क्या बोला, माइनॉरिटी जो भारत में रह गई है इसको देखेंगे हम। बैकवर्ड डिप्रेस क्लास, जिसके लिए अंबेडकर, पिछले लेक्चर को याद करो, उन्होंने रिजर्वेशन पूना एक पैक्ट में दिखाया था। ट्राइबल एरियाज, जहां पे ट्राइबल जनसंख्या पाई जाती है, इंश्योरिंग दे वुड हैव अ वॉइस टू प्रोटेक्शन विद इन द न्यू डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। तो सारा जो देख रहे हैं, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, वो इसी में शामिल है। द रेजोल्यूशन एम्फसाइज ऑन ह्यूमन डिग्निटी एंड वेलफेयर ऑफ द ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, की हम सबका भला करेंगे। solidifying its role as moral compass, it kind of marked the Constitutional Assembly firm commitment to building a nation based on ideals of democracy, justice, liberty, making it a pivotal document in India's constitutional history। तो इतनी अच्छी अच्छी भावनाएं हैं डेमोक्रेसी की, जस्टिस की, लिबर्टी की, हम लेकर आए। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन introduced by Jawaharlal Nehru in Constitutional Assembly on December 13, 1946। तो सबसे पहले कब आया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 13 दिसंबर 1946 में रखा गया, और फिर इसी के ऊपर 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 years 11 month 18 days वर्किंग चली। इट सर्व एज अ आइडियोलॉजिकल एंड मोरल फाउंडेशन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इसी पर काम चला। More than just a political statement, the resolution was a visionary document। और आज भी भारत की आजादी को 75 साल हो चुके हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। That articulated the aspiration of newly independent nation। With its unanimously adopted the assembly on January 22, 1947, and its core principle were later encapsulated in the preamble of the Constitution। The resolution primary objective was to declare India, वही है, फिर दोबारा से वो रिपीट होगी। तो नेहरू साहब ने जो रखा वो आपको समझ में आया, और यही एज इट इज बेटा, मतलब इसमें विद फ्यू चेंजेस आगे जाके हमारे देश का जो प्रियम्बल है वो आपको मैं दिखाता हूं। पहला पार्ट है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भी इसी को चेंज कर दिया गया। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही आगे जाके प्रियम्बल बना। ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, प्रीलिम्स का सवाल इसमें पूछा जाएगा। ये देखिए मैं आपको ये दिखाता हूं, ये बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो इसी की लाइन चेंज करके पूरा का पूरा ये डॉक्यूमेंट बना, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। We the people of India have solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economical, political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among all its citizens fraternity, assuring the dignity of an individual
and unity and integrity of the nation. In our Constitutional Assembly, this 26th day of November 49, do hereby adopt, enact and give ourselves this Constitution. तो यही बाद में जाके चेंज हो गया। क्लियर हो गई होगी इतनी बात आपको। अब आगे बढ़िए। जवाहरलाल नेहरू साहब ने रख दिया। अब इसके ऊपर काम चलना था, तो इन्होंने बोला कि भाई कमेटियां बना लो, जैसे शादी के अंदर काम बांट दिए जाते हैं, किसी को फूल लाने का काम, किसी को बारातियों के लिए प्लान करने का, किसी को केटरिंग, किसी को ब्यूटी पार्लर, ऐसे ही इन्होंने काम बांटा। और जो मेन कमेटी थी वो थी ड्राफ्ट करने वाली, लिखने वाली, उसके हेड थे B.R. अंबेडकर। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के का काम जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर B.R. अंबेडकर को मिला। इन्हीं को मॉडर्न मनु कहा जाता है, इन्हीं को कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहा जाता है, क्योंकि मेजर काम इन्हीं का था। फिर जो देश बन रहा है उसमें यूनियन का क्या काम होगा, उसको लिखने का काम जवाहरलाल नेहरू को दिया गया। ये जो प्रोविंस हैं, ये जो राजसी रियासतें हैं, इनको कैसे जोड़ोगे, इनको क्या क्या आप दोगे, इसका काम सरदार पटेल साहब ने पकड़ा। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कैसे चलेगी, जब बैठक होगी, बातचीत होगी एक एक टॉपिक पर, तो राजेंद्र प्रसाद ने रूल और प्रोसीजर और स्टीयरिंग को देखा। अब माइनॉरिटी और फंडामेंटल राइट्स की बात थी कि जो माइनॉरिटी रह गए, सिख रह गए हैं, इन्होंने भारत को अपना देश चुना। बहुत सारी और माइनॉरिटी, मैंने आपको कई बार बताया, हिंदी भाषा को छोड़कर और हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सारे रिलीजन को और भाषाओं को माइनॉरिटी माना जाता है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये वर्ड नहीं लिखा गया है कि व्हाट इज माइनॉरिटी। आगे जाके माइनॉरिटी को एक्सप्लेन किया गया है, बस आर्टिकल 29, 30, 29, 30 में इसका वर्णन है। तो सरदार पटेल ने को बोला गया आप जरा ये फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के मामले भी देख लेना। अब ड्राफ्टिंग कमेटी में वकील ही वकील थे जो संविधान को लिख रहे थे। B.R. अंबेडकर फादर ऑफ द नेशन, मॉडर्न मनु, डॉक्टर B.R. अंबेडकर इसके चेयरमैन थे। ये सब अधिकतर वकील हैं इसमें। आयंगार, अल्लादी कृष्ण अय्यर, K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद साउदुल्ला, N. माधवा राव, ये इनको कुछ हो गया था, तो B.L. मित्र को कुछ हो गया था तो उसकी जगह आए। और फिर T.D. कृष्णमाचारी, D.P. खेदान को कुछ हो गया था, तो ये लोग थे। इनके नाम डायरेक्टली आपसे, जब आप कोई अपने स्टेट की परीक्षा दोगे या कोई जूनियर एग्जाम दोगे तो डायरेक्टली नाम ही पूछ ले जाते हैं, तो आप इनके नाम भी याद करने की कोशिश कर सकते हैं। अब आइए कितना समय लगा, 2 years 11 month 18 days। कब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया? 26 नवंबर 1949। जब भारत आजाद हुआ तो प्रियम्बल लिख दिया गया था, 395 आर्टिकल लिख दिए गए थे, 8 शेड्यूल लिख दिए गए थे। तो अडॉप्ट कब किया भारत ने कॉन्स्टिट्यूशन को? इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी माना जाता है कि भारत ने कब किया, ये किया। और इन्फोर्समेंट का डे 26 जनवरी 1950 माना गया। तो अडॉप्शन का डे जब पूरा हो गया, सबने साइन कर दिए इस पे, तो 26। लेकिन अपना रिपब्लिक डे आप जिसको जानते हो, इसमें इसको फुल्ली इन्फोर्स किया गया, कमेंस किया गया। क्यों? क्योंकि भारत ने ना अपनी आजादी का दिवस माना था कि हम आजादी का दिवस 1930 में डिक्लेयर किया था कि हम 26 जनवरी को मनाया करेंगे। 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज की मांग की थी, है ना। वहां पर जवाहरलाल नेहरू ने कि अगले साल से हम हर साल 26 जनवरी को अपना दिन मनाया करेंगे। जब
और मनाया जाता था। लेकिन जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो लॉर्ड माउंटेन ने डेट बता दी 15 अगस्त इंडिपेंडेंस की। अब जब ये 15 अगस्त इंडिपेंडेंस की डेट बता दी गई, तो अब क्या करें? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मान लेंगे और 26 जनवरी के लिए हम रिपब्लिक डे मना लेंगे। ये कहानी है 26 जनवरी की, और इसको इन्फोर्समेंट डे बनाने की। पर अडॉप्ट कब हो गया था? 2649 को। ठीक है। अब ये कुछ फैक्ट्स हैं जो अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको जरा एक नजर देख लो। तो इन्होंने इस असेंबली में झंडा भी अपनाया गया, भारत का नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम सॉन्ग भी इन्होंने अपनाया, सिंबल भी इन्होंने अपनाया, एलिफेंट है हमारे इस पे लिखा डला हुआ। और प्रेम बिहारी नारायण रायदारा, इसने कैलीग्राफी की थी। कैलीग्राफी का मतलब क्या होता है? हाथ से लिखना। और हम कॉमनवेल्थ कल भी बताया था, जो भी ब्रिटिशरों के क्या थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, राज किया था ब्रिटिशरों ने, उनको एक संगठन उनका बना दिया था जो आज भी जिंदा है, जिसका नाम है कॉमनवेल्थ। तो ये काम भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने किए थे। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई, इसको थोड़ा सा आप और देखिएगा। आगे बढ़ता, अब हम और आगे बढ़ते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? बोलिए यस। एक आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट सवाल देख लेते हैं कि क्रिटिकली एग्जामिन द इंपैक्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट ऑन मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो भारत गुलाम रहा, उससे हमने क्या क्या सीखा, और उसको जब हम नया कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उसको में लाए। जैसे पुराने घर में हमने देखा कि ये कमियां हैं, यहाँ परेशानी आ रही है, जब हम नया बनाएंगे तो उसको दूर करेंगे, और जो अच्छी चीजें हैं उसकी उसको वहां पर भी बनाएंगे। ऐसे ही भारत जो ने जो गुलामी सही 1777 पलासी के बाद अंग्रेजों द्वारा, और कुछ लोग तो इसको मुगलों तक ले जाते हैं कि भारत 1000 साल से गुलाम रहा है, मैं उस टॉपिक पे जाऊंगा नहीं, वो मेरा विषय नहीं है। तो जब भारत ने देखा कि ये कमियां हैं, और हमने अपने नेशनल मूवमेंट की, गांधी जी ने की, भगत सिंह जी ने की, नेहरू जी ने की, बोला कि जो जो कमियां थी उसको हम ठीक करेंगे। तो क्या प्रभाव किया, इसको जरा पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आसानी से आपकी समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडियन नेशनल मूवमेंट was profoundly influenced the making of the constitution, with many of its core principles and aspiration of freedom struggle finding its direct reflection in the final document। तो जो भी हमने, जो जो हमारी प्रिंसिपल बने थे, हमारी जो जो एस्पिरेशन थी, वो हमने डाली की है। जब हम आजाद होंगे, अभी हम हमारे पड़ोसियों का घर ऐसा है, वो हम पे ऐसा कर रहे हैं, जब हम अपना बनाएंगे तो ये करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नॉट क्रिएटेड इन wasn't created in a vacuum। ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही बैठ गए, नहीं। इट वॉज द कल्मिनेशन ऑफ द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल अवेकनिंग, डिबेट, कॉन्शियस बिल्डिंग। तो हमारी चेतना जाग चुकी थी, बहुत सारी इसके ऊपर डिबेट हुई। क्या हुई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? डिबेट हुई कि भाई हमारे यहां एंटी कॉलोनियल रूल में क्या हुआ है, दैट डिफाइंस द एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, फाउंडेशन प्रिंसिपल फॉर द मूवमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ने, जैसा आपने पहले देखा कि भारत पर गुलामी थी, तो हमने बोला हम डेमोक्रेसी देंगे।
राजा रानी हमारा हेड नहीं होगा तो हमने बोला हम रिपब्लिक होंगे। फंडामेंटल राइट्स मिलने हुए थे, अंग्रेज किसी को भी बिना वकील बिना दलील प्रोसिक्यूट कर देते थे। बोला हम सबको फंडामेंटल राइट देंगे। गरीबी अमीरी बहुत फैल रही थी, कलोनियलिज्म काफी था, तो हमने बोला हम सोशल जस्टिस देंगे, गरीब लोगों को आगे बढ़ाएंगे। गरीब लोगों को आगे बढ़ाने को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? गरीब लोगों को आगे बढ़ाने को कहा जाता है सोशल जस्टिस, कि हम सोशल जस्टिस देंगे। ये सब बातें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अंबेडकर अपने पंपलेट्स में लिख रहे थे, किताबों में लिख रहे थे, राइटिंग में लिख रहे थे। स्वराज, स्वराज इन्होंने लिखा था कि हमारा राज होना चाहिए, उसीलिए इंडिया आगे जाके सोरेन बना, डेमोक्रेटिक बना, रिपब्लिक बना। इंडियन नेशनल के रेजोल्यूशनों में था कि हमको स्वराज चाहिए, हम सोरेन बनाएंगे, डेमोक्रेटिक बनाएंगे, रिपब्लिक बनाएंगे। पिछले लेक्चर में आपने देखा था वहां साइमन कमीशन आया था, और यहां नेहरू जी के फादर ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट स्टैब्लिश की थी। और हमने क्या सीखा? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी देखी कि जो सरकार होगी वो क्या होगी? मनमानी नहीं करेगी। इट विल बी अकाउंटेबल टू दी गवर्नमेंट। बार बार क्या होंगे? इलेक्शन होंगे, जो सरकार चुनी जाएगी। द लीडिंग टू द एडॉप्शन ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम विद यूनिवर्सल एंड एडल्ट फ्रेंचाइजी। हमारे द्वारा चुना सरकार चुनाई जाएगी और 5 साल के बाद हटेगी, और जब वो काम करेगी तो पार्लियामेंट उस पर हर टाइम नजर रखेगी, जवाब देना होगा। वेयर एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टुवर्ड लेजिस्लेटिव, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? इसको कहा जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, सिविल लिबर्टी, क्योंकि रोलेट एक्ट इनका 1919 से पहले आया था, जिसमें ये किसी को बोलने, कोई कुछ बोलता था तो उसको उठा के जेल में डाल देते थे, ना उसको वकील मिलता था। हेबियस कार्पस आगे जाके पढ़ोगे कि इसको कोर्ट में ही पेश नहीं किया जाता था। तो हमने बोला नहीं, ये जो सरकार है, आने वाली सरकारें ऐसी नहीं होंगी। कोई भी पकड़े, पुलिस पकड़े तो भी जज के पास जाएंगे और उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होगा। फिर इसी डॉक्यूमेंट में हमने ये देखा कि हमारे देश में गरीबी है, भुखमरी है, अनटचेबिलिटी है, सोशल इनक्वालिटी है। ये अंग्रेज लोग और हमारे रिलीजन में भी ये पाई जा रही है। क्या? सोशल इनक्वालिटी, अनटचेबिलिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पेजेंट। इसको हम दूर करेंगे, और इसको दूर करने के लिए आपने आगे जाके देखा होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने बनाया, कि जब सरकार बन जाएगी तो सरकार ये नहीं होगी अंग्रेजों की तरह डंडे मारेगी। नो, it will be a welfare nation, and it is the moral obligation of the government of the day to ensure that India, being poor, exploited, it is obligatory on the government that they will work towards the welfare of the society, ensuring the social and economical justice. क्या करें वो? सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस दें। और सेकुलरिज्म वहीं से आया, हमने पास्ट में देखा था दंगे हुए धर्म के नाम पर। आपने मार्ले मिंटो रिफॉर्म में देखा था, उन्होंने कैसे भारत में डिवाइड एंड रूल किया, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम बनाया। तो उसी में हमने क्या कहा, और फिर आगे जाके पाकिस्तान हमसे टूटा, तो हमने क्या बोला, हम एक सेकुलर नेशन बनाएंगे जहां पे ऑल रिलीजन विल बी ट्रीटेड विद इक्वालिटी। ठीक है, हम आगे जाके डिवाइड और रूल का गेम नहीं होने देंगे। तो ये सब जो प्रिंसिपल हैं, ये हमारी फ्रीडम स्ट्रगल से निकले हैं, वहां से सीख के हमने बनाया। और इसी पर
पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, पूरा का पूरा कहना तो ठीक नहीं है, बहुत बड़ा पार्ट। और इसी को कॉन्स्टिट्यूशन में इलैबोरेट किया गया, और जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है वो इसी को पूरा करने की कोशिश करती है। कॉन्स्टिट्यूशन और कांग्रेस मेंबर डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिकल पॉलिटिकल सोशल रिलीजियस बैकग्राउंड पे थे। ये भी आरोप लगता है कि कांग्रेस ने ही ये बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं। कांग्रेस की ये बात ठीक है, मेजोरिटी, ये क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन बता रहा हूं, याद याद करना, सुनना। ये भी बात समझ में आई क्या, कि भारत पर बार बार आरोप लगता है कि भारत में कांग्रेस ने ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, हिंदू पार्टी ने ही बनाया है। ये भारत में जितना भी भारत की डाइवर्सिटी है, पोलरिटी है, विंस्टन चर्चिल ने तो ये कहा था कि ये भारत का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये हिंदुओं का कॉन्स्टिट्यूशन है। भारत में प्रिंसली स्टेट, साउथ में द्रविड़ स्टेट, और नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल को अलग करने के लिए इस तरह की वो करता है। पर ये सही नहीं है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, इसके अंदर सब तरह के लोग थे, डाइवर्सिटी थी। इसके अंदर माइनॉरिटी के लोग भी थे, जो मुसलमान रह गए वो भी थे, सिख लोग भी थे, भारत के कौन ट्राइबल लोग भी आए हुए थे। इवन कांग्रेस के अंदर ही कई तरह की आइडियोलॉजी के को मानने वाले लोग थे। कुछ लोग रिलीजियस थे, कुछ लोग सेंट्रिस्ट थे, कुछ लोग लेफ्टिस्ट थे, कुछ लोग गरीबों की बात करते थे, कुछ लोग रिलीजन की बात करते थे। और उन सब ने डिबेट किया, डिस्कशन किया, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है। तो ये कहना कि ये कांग्रेस ने बनाया है, ये बात सही है कि बहुत लेवल तक कांग्रेस के लोग ही उसमें शामिल थे, लेकिन ये पूरे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है। और 75 साल में हमने ये दिखाया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो बढ़िया बना था। फ्रांस में कितनी बार चेंज हो गया, श्रीलंका स्टेबल ही नहीं हो पाया, पाकिस्तान मानता ही नहीं है, म्यांमार में झगड़े हैं, बांग्लादेश में उथल पुथल जारी है, नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन तो आज तक ही स्टेबल नहीं हुआ। भारत का ये कॉन्स्टिट्यूशन है। 5 साल में इलेक्शन होते हैं, जो पार्टी पावर में होती है वो हार भी जाती है, वो भी झुकती है, पार्लियामेंट के अंदर जवाब देने पड़ती है। इसका मतलब क्या है, लोगों का वेलफेयर हुआ है। भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की ओर है, और हमारी पर कैपिटा जीडीपी भी बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारा संविधान, हमारा देश 75 साल में अच्छे से चला है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे की बात करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो अब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, और हमने कहां कहां से क्या क्या लिया है। ऐसा तो है नहीं भारत ने आंख बंद की और सब लिख दिया। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में काफी जगहों से हमने काफी चीजें ली हैं। भारत में एक व्यक्ति थे, B.N. राव, इनका नाम आप याद रखेंगे। ये ये जज थे अंग्रेजों के टाइम पर। मैं इनको दिखाता हूं आपको, इनका नाम आपको याद रखना है। B.N. राव, ये क्या थे, ये एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के, जज थे उस टाइम। इन्होंने ही पहला ड्राफ्ट तैयार किया था। पहला ड्राफ्ट इन्होंने ही तैयार किया था, पहला ड्राफ्ट इन्होंने ही लिखा था। तो उसके ऊपर अंबेडकर साहब और उनकी टीम ने लिखा था। सर बेनेगल नरसिंह राव इंडियन सिविल सर्विस थे, जूरिस्ट थे, स्टेटमेंट थे, और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया। और ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी रहे। तो सिविल सर्वेंट थे बेसिकली, है ना। उन्होंने हेल्प की बर्मा का भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में,
और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखने में। ये क्या थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, फिर यूनाइटेड नेशन में भी रहे। अब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले हाँ, इंडिया ने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और वहां से उनकी अच्छी अच्छी बातों को लिया। अब प्रीलिम्स में भी ये सवाल आता है और मेंस में भी सवाल आता है कि इंडिया ने कहां से क्या लिया है। और इस पर एक मेंस का सवाल भी आता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या सवाल आता है? इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ बोरो बैग? भारत का संविधान तो उधार का थैला है, उधारी लेता है। कट कॉपी पेस्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। क्या लगता है उस पर कि हमने जो इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशन से चीजों को उठाया, तो भारत पर यह आरोप लगता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि इन्होंने अपना कुछ किया ही नहीं, ये तो बस कहीं से कट किया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। कंप्यूटर में ये होता है कट कॉपी पेस्ट, चेपी कार। क्या कर दिया? बस चेपी कर दिया, नकल कर ली, नकल कर दी, अपना ओरिजिनल कुछ भी नहीं। तो ये आरोप लगता है। ये बात सही है, भारत ने काफी कुछ विदेशों से लिया है। तो कहां 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 से लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यहां से बहुत कुछ लिया है हमने। ब्रिटिशरों का प्रभाव है, ब्रिटिशरों से भी काफी कुछ लिया है। आयरलैंड, क्योंकि ये भी कॉलोनी थी, इनसे भी लिया है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से भी कुछ लिया है। साउथ अफ्रीका से लिया, कनाडा से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया, रशिया से लिया, जर्मनी से लिया। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है कि हम कट कॉपी पेस्ट हैं। ये देखो, हमने ये प्रीलिम्स में सवाल पूछा जाता है बच्चों। कहां सवाल पूछा जाता है? प्रीलिम्स में। जब आप प्रीलिम्स परीक्षा देने जाओगे तो ये सवाल पूछा जाएगा कि ये बताओ कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जो पहले जीतेगा, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, क्या, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही जीता माना जाएगा। इसको कहा जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये भी हमने कहां से सीखा? वहीं से हमने ये सिस्टम लिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, रूल ऑफ लॉ, की कानून का शासन होगा। जो कानून में लिखा है वो सब मानेंगे। भारत में जो स्पीकर देखते हो, लोकसभा स्पीकर, इसका पद। और भारत में लॉ कैसे बनेंगे, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, प्रोसीजर ऑफ लेइंग डाउन अ बिल, ये सब हमने ब्रिटेन से लिया है। अमेरिका से क्या लिया? तो फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिए गए हैं। जुडिशियरी की पावर्स, जुडिशियल रिव्यू करना किसी भी चीज को जो बनी है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव कोई काम कर रही है या लेजिस्लेचर कोई काम कर रही है, उसको देखना, और इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, ये हमने यूनाइटेड स्टेट से लिया है। फिर हमने आयरलैंड से क्या लिया है? जो हमारे यहां सोशल वेलफेयर है, कि भारत में इकोनॉमिक प्रोग्रेस करनी है, सोशल प्रोग्रेस करनी है, द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वहां से लिया है। फ्रांस से क्या लिया है? फ्रांस का रेवोल्यूशन ही जो हुआ 1791 में, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, कि सब लोग आजाद रहेंगे, जिसके लिए आपका पूरा पूरा आर्टिकल है, आर्टिकल 92 से 42। इक्वालिटी, जिसके लिए 14 से लेकर 18 है, 14 to 18। फ्रेटर्निटी, जो आपके प्रियम्बल में भी दिया गया है, ड्यूटी में भी दिया गया है, ये हमने फ्रांस से लिया। कनाडा, आपको मैंने पहले ही बताया, कनाडा में हमारा जो फेडरलिज्म है, उसके अंदर हमने, हमारा जो सेंट्रल होगा, यूनियन होगा, वो ज्यादा पावरफुल होगा। ये सिस्टम हमने कनाडा से लिया। रेजिड्यू पावर, रेजिड्यू पावर के बारे में हमने पहले पढ़ा था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कि नया कोई मामला आएगा तो आपने देखा था ये वायसराय को दिया गया था
यहां पर हमने सेंटर को दिया, यूनियन को दिया। तो कहां कहां से क्या क्या लिया, ये सवाल आपको अपनी लक्ष्मीकांत से रटना है। क्या करना है? लक्ष्मीकांत से रटना है। ये सवाल डायरेक्टली आएगा, इसको आपको रट्टा होना चाहिए। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, फेडरल स्कीम, गवर्नर का रोल, जो ये गवर्नर देखते हो, बंगाल का गवर्नर है, बिहार का गवर्नर है, स्टेटों में गवर्नर है। यूपीएससी, ये आपने देखा था। इमरजेंसी लगानी है कभी, आपने देखा था वायसराय को 1868 के एक्ट में इमरजेंसी लगाने का क्या दिया गया था? प्रोविजन दिया गया था। हमारी जो सिविल सर्विस है वो भी कहां से आई? 1935 से आई। ये देखो, अमेरिका से हमने क्या लिया? रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन लिया। प्रेसिडेंट को हटाना है, हटाया जा सकता है, उसको इम्पीचमेंट कहा जाता है, हर किसी को हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट, फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, वो क्या काम करेंगे, वहां से लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना, हाई कोर्ट के जज को हटाना, ये अमेरिका से लिया। फंडामेंटल राइट्स, ये अमेरिका से लिए। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू मतलब होता है, पहले भी हमने देखा, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के कामों की क्या करना? जांच करना। और इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। और भारत का जो प्रियम्बल है, पहला पेज, पहली बार यूनाइटेड स्टेट ने पहला पेज अपना बनाया था, हमने भी इनसे ये। तो ब्रिटेन से क्या लिया और उनसे क्या लिया, ये सवाल आपसे बार बार पूछा जाएगा, इसीलिए आपको याद रखना है। यहां वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को याद रखना है, इंपीचमेंट को याद रखना है, और सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने वाली बात भी आपको याद रखनी। ठीक है? आपके लक्ष्मीकांत में जो थर्ड नंबर चैप्टर है उसमें क्या मिलेगा बेटा? सोर्स मिलेंगे। सोर्स में ये चैप्टर क्या है दिया हुआ है कि हमने कहां से क्या क्या लिया है। ठीक है? आयरलैंड से डीपीएसपी लिया है ना? आयरलैंड से दो तीन चीजें हमने और ली हैं, इसको मैं लिखकर आपको बताता हूं। इस पर सवाल बनेगा कि हमने कहां से कहां क्या लिया है, इसीलिए आप क्या करेंगे? इसको याद रखेंगे। इसको क्या रखेंगे? आयरलैंड, आयरलैंड से आयरिश रेवोल्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया? डीपीएसपी लिया है, ये तो आपको पता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया है। दूसरा हमने क्या लिया है? राज्यसभा में जो हम 12 मेंबर को चुनते हैं, जिसमें धर्मेंद्र को चुना गया था, सचिन तेंदुलकर को चुना गया था, नॉमिनेशन। और प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा? हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का इलेक्शन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है, ये सब हमने आयरन की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। ये बात आपको याद रखनी है कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया भी एक कॉलोनी थी किसकी? ब्रिटेन का। यहां पे भी राज था, हमसे पहले आजाद हो गए थे, तो इनसे भी हमने लिखा। तो एक लिस्ट में जो कंकरेंट लिस्ट होती है, कंकरेंट समझते हैं आप, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, सेंटर भी और स्टेट भी, तो इनके यहां से कंकरेंट लिस्ट हमने ली। कोई कहीं पर भी ट्रेड कर सकता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी,
फ्रीडम ऑफ ट्रेड, फ्रीडम ऑफ ट्रेड ये हमने वहां से लिया। उसके बाद दोनों राज्यों के बीच में रोके ना एक राज्य को दूसरे राज्य से, कॉमर्स एंड इंटर कोर्स, ये वहां से लिया। और जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, कि आपने देखा था, देखोगे आगे जाके, एक साथ बैठती है पार्लियामेंट। ये चार चीजें हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। कभी कभी एक साथ बैठक होती है, कुछ लोगों ने पढ़ा है जब ऑर्डिनरी बिल होता है तब बैठ सकते। जर्मनी से हमने क्या लिया है? जर्मनी से भी कुछ लिया है क्या? हाँ, जब इमरजेंसी लगेगी तो क्या होगा बेटा? इमरजेंसी के दौरान, इमरजेंसी जब लगेगी तब क्या होगा? फंडामेंटल राइट क्या होंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? सस्पेंड हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। तो इमरजेंसी के दौरान जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट है ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये हमने जर्मनी से लिया है। जर्मनी का एक कॉन्सेप्ट था फंडामेंटल राइट। इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंड होना। ये कोई ना उस समय आप जाएंगे और कहेंगे मैं चाइना के बॉर्डर पे जाना चाहता हूं, ये हमने लिया था जर्मनी। जर्मनी को उस टाइम क्या बोलते थे? वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो वाइमर रिपब्लिक भी कई बार वर्ड यूज होता है, तो इसको याद रखना। अब यहां पर एक कैच है मेरे पास प्यारे प्यारे बच्चों। क्या कैच है? कैच ये है कि इमरजेंसी कैसे लगेगी, वो कहां से लिया, और इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन होगा वो कहां से लिया। इस कैच को मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना। इमरजेंसी लगाना ये हमने लिया है 1935 एक्ट से, कि भारत में इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी के अंदर फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे बच्चों? समाप्त होंगे। ये हमने कहां से लिया है? जर्मनी से। डिफरेंस समझ में आया? बोलो किसी को। बोले थैंक यू, कि इमरजेंसी लगेगी इससे और वो उससे होगा। ठीक है, इतनी बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए, रशिया से हमने क्या लिया जो कि यूएसएसआर था, अब रशिया है। रशिया से हमने ड्यूटी लिए हैं, वो लोग ड्यूटी पे बड़ा जोर देते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी। आप देखते हो पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आज की डेट में, यहां पर 11 ड्यूटीज हैं। ये कॉन्सेप्ट जापान रशिया का कॉन्सेप्ट है, वहां से हम लेकर आ गए। कहां से लेकर आ गए? वहां से हम लेकर आ गए। ग्रेट। फिर जापान से हमने क्या लिया? जापान से भी हमने लिया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ।
प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ क्या होता है? जो कानून बना है उसको मानना पड़ेगा, उसी प्रोसीजर पर सब चलेंगे। कोर्ट भी सिर्फ ये देखेगा कि जो लिखा है, अगर 7 साल सजा लिखी गई है तो जब उसके पास केस आएगा तो वो 7 साल सजा दे देगा। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उस लॉ के आधार पर चीजें चलना। अमेरिका का है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसको आगे जाके हम पढ़ेंगे। आखिरी बात, हमने कहां कहां से क्या क्या लिया? साउथ अफ्रीका से भी हमने लिया। ये भी क्या बच्चों, ये भी ब्रिटिशरों की कॉलोनी थी, तो हमने यहां से भी कुछ उठा लिया। साउथ अफ्रीका, यहां से हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है, ये यहां से उठा लिया। इस उसका प्रोसीजर क्या है? जैसे आपने देखा होगा आर्टिकल 368 से संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, उसको बदला जा सकता है। तो वो कैसे हटेगा? और राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन कैसे होगा? ये सवाल पूछे जाते हैं, ये वहां से हमने उठा लिया। इसीलिए भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है? चेपी। अब मैंने ये दोनों पढ़ा दिया आपको, जो लक्ष्मीकांत में लिखा है वो भी पढ़ा दिया, जो 11th क्लास की एनसीईआरटी में लिखा है वो भी पढ़ा दिया। अब मैं आपको एक मेंस का सवाल भी इसके साथ करा देता कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा गया है बोरो बैग। बोरो बैग का मतलब अपना कुछ नहीं है, दुनिया भर से दुनिया भर से सब कुछ ले लिया। हां, दिखने में तो ये बात ठीक लगती है, पर क्या किसी का अच्छा कॉपी करने में कोई बुराई है? नहीं। आदमी का जीवन, अब ये कोई ना है कि हम कार में बैठ के चलते हैं, मेट्रो में बैठ के चलते हैं, तो हम उसमें चलेंगे ही नहीं, पहले कार खुद बनाएंगे। हर एक आदमी कार खुद बनाएगा और फिर चलेगा। क्या ये अच्छा तरीका है जीने का? नहीं भाई, किसी ने कार बनाई है, वो अच्छे से चलती है, उसी को खरीद लो। तो अच्छी चीजों को कॉपी करना कहते नहीं है, वो तो ह्यूमन प्रोग्रेस है। अब हर आदमी कोई ना पहिए का री इन्वेंटिंग दी व्हील करेगा, नो। जो जो जहां अच्छा था उसको ले लिया, और लेना चोरी नहीं होता। ऐसे तो हर किसी ने किसी ना किसी की चोरी की हुई है। मानव जो भी कुछ सीखता है, देश जो कुछ भी सीखते हैं, पहले कोई एक देश उसको करता है, दूसरे लोग उसी की कॉपी करते हैं या उसको सीखते हैं। तो ये कहना कॉपी करना बुरी बात है, कॉपी ही करनी चाहिए। जो आज हम कपड़े पहनते हैं, जैसे हम बोलते हैं, जैसे हमारे विचार हैं, ये हमने कहीं से सीखे हैं। आंख मीच के कोई ना आए। स्कूल में हम गए तो वहां हमने सीखा, सीखा क्या? कॉपी की, जो उसकी पार्ट में लिखा है, तो ये कॉपी नहीं होता। दूसरी बात यह है, अच्छी चीजों को ले लेना चाहिए, खुद से शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अब क्या हमने एनालिटिस लिया? द आंसर इज नो। हमने एडेप्टेशन किया है। एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है? अपनी जरूरत के हिसाब से लिया है, सब जगह से सब नहीं लिया। हमें अपना जुडिशरी को अच्छा बनाना था तो वो हमने अमेरिका से ले लिया। हमें रिटर्न लिखना था अपने कॉन्स्टिट्यूशन। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? जो एक टाइम पीरियड में लिखा जाए, उसको रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। एक समय बैठकर लिखा जाए, एक किताब हो जिसकी एक जगह रूल हो, उसको क्या कहा जाता है? रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो हमने ये अमेरिका से लिया, लेकिन अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत छोटा है, पर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया? हर एक चीज डिटेलिंग की। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पे आरोप लगता है कि ये बहुत बड़ा है। बड़े की जरूरत इसलिए पड़ी, हमारा लेंदी है, लेंदीएस्ट है पूरी दुनिया में, क्योंकि हमने इसमें डिटेलिंग काफी की है, बॉडीज के नाम भी लिखे हैं।
हर एक चीज डिटेल की है, और जबकि अमेरिका ने ऐसे नहीं किया। हमने क्या किया, अपनी जरूरतों के हिसाब से, अपने एडेप्टेशन के हिसाब से लिया है। हमने जुडिशरी यूएस से ली, हाँ भाई न्यायपालिका होनी चाहिए, लेकिन इंडिया की जो जुडिशरी है वो जैसे काम करती है, वो काम करती है जापान वाले मॉडल पर, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। जो किताब में लिखा है उसी के हिसाब से उनको चलना है। ये जापान का कॉन्सेप्ट है। जबकि अमेरिका में तो अलग ही कॉन्सेप्ट है, जिसको कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, पहले हम कानून को ही चेक करेंगे कि वो सही है या नहीं, उसके आधार पर डिसीजन देना तो दूसरी बात है। पहले हम उस कानून को ही चेक करेंगे, क्या वो फेयर है, इज इट फेयर, इज इट राइट, इज इट नॉट इंपीचिंग अपॉन द नेचुरल जस्टिस। तो वहां पर पहले उस कानून की ही चेकिंग होती है, उसके बाद में उसके आधार पर निर्णय देने हैं कि नहीं। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में तो जो लॉ बन गया, जुडिशरी को उसको फॉलो करना है। इसको कहा जाता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। तो अलग लिया हमने, क्योंकि भारत में गरीबी थी, भुखमरी थी, भारत इतना विकसित नहीं हुआ था, लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान नहीं था, लॉ का ज्ञान नहीं था, लोग फंस जाएंगे, इसलिए हमने ये लिया। क्या भारत ने फेडरलिज्म अपनाया है? यस। अमेरिका से फेडरलिज्म अपनाया। फेडरलिज्म का मतलब होता है, क्या मतलब होता है फेडरलिज्म का? शक्तियों को दो भागों में बांटना, दो नहीं, सेंटर और स्टेट के बीच में बांटना। ये अमेरिका का है। इंडिया इज अ फेडरलिज्म, बट इज इंडिया ट्रू फेडरलिज्म? क्या हमने शक्तियों का बंटवारा किया है? नहीं। भारत में हमने कनाडा का मॉडल अपना लिया कि हमारा स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज